मोकामा में एक रोज पहले प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव नाम के नेता की मौत के बाद भड़के बवाल ने थमने का नाम नहीं लिया। वहां उनकी शव यात्रा के दौरान भी पथराव किया गया। पत्थरबाजी के आरोप जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थकों पर लगे। दुलार चंद यादव के समर्थकों के मुताबिक जैसे ही उनका काफिला मोकामा में पंडारक इलाके के पास पहुंचा, भारी संख्या में मौजूद लोगों ने हमला कर दिया और उनकी गाड़ियों को निशाना बनाते हुए पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पथराव होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर कुछ लड़के लगातार पत्थर बरसाते दिखाई दिए। पथराव कर रहे लोगों के सिर पर मानो खून सवार हो। अफरा तफरी के बीच दुलार चंद यादव की शव यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे लोगों ने गाड़ी भगाकर अपनी जान बचाई। दुलार चंद यादव के समर्थकों ने पथराव करने का आरोप सीधे सीधे अनंत सिंह के समर्थकों पर लगाया। तो रास्ता में जो है अनंत सिंह का कुछ समर्थक लोग जो है ईटा पत्थर और गोलीबारी भी किए हैं। पथराव में कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए और कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई और वहां ऐसा माहौल बन गया लगा जैसे कोई दंगा भड़क गया हो। दुलार चंद यादव के समर्थकों के मुताबिक गलियों से, छतों से और घरों से पथराव किया गया। उन्होंने दावा किया कि वो सिर्फ शव यात्रा में शामिल होने के लिए इकट्ठे होकर जा रहे थे। ना तो उनके पास कोई हथियार था और ना ही उन्होंने किसी को कुछ कहा था, लेकिन इसके बावजूद उनकी गाड़ियों पर घेर कर हमला किया गया। ईंटा मारा, शीशा मारा, सब गाड़ी घुमा गया। हम गाड़ी खड़ा किए हुए साइड में आकर के शीशा फोड़ के चल गया। अनंत सिंह के समर्थक है। दुलार चंद यादव के समर्थकों ने पुलिस प्रशासन पर भी गुस्सा निकाला। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन के संरक्षण में ही अनंत सिंह के समर्थकों ने निहत्थे लोगों को निशाना बनाया। और ये सब बच्चा ये सब बताइए, तो ये सब अपराधी है। शकल देख के लगता है ये सब अपराधी है। ये सब अपराधी है। देख के पता चल रहा है आपको कि अपराधी होगा ये लोग बच्चा। बवाल के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने वहां भारी संख्या में फोर्स को तैनात कर दिया ताकि माहौल दोबारा ना बिगड़ सके। और इस सब के बीच दुलार चंद यादव के पोस्टमार्टम के दौरान भी खूब हंगामा हुआ। गुस्से में तमतमाए दुलार चंद यादव के समर्थक और जन सुराज पार्टी के समर्थक पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह पर सख्त एक्शन लिए जाने की मांग शुरू कर दी और खूब हंगामा किया। पटना के बाढ़ इलाके के सरकारी अस्पताल के बाहर मानो लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा हो। दुलार चंद यादव के समर्थक और जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता पोस्टमार्टम हाउस के बाहर डटे रहे। उन्हें संभालने के लिए बिहार पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात कर दिया गया। ये सामने जो है उनके समर्थक भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। दुलार चंद यादव का शव पोस्टमार्टम हाउस तक लाए जाने के दौरान भी भारी संख्या में उनके समर्थक काफिले के पीछे पीछे चलते रहे और पटना के बाढ़ इलाके के सरकारी अस्पताल के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए पोस्टमार्टम हाउस के आसपास घेरेबंदी कर दी। बाहरी गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई। दुलार चंद यादव की शव यात्रा में शामिल होने जा रही आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के समर्थकों ने भी अनंत सिंह के लोगों पर पथराव करने का आरोप लगाया और दावा किया कि पंडारक बाजार में पहुंचते ही अनंत सिंह के समर्थकों ने ईंट पत्थर चलाने शुरू कर दिए। ईंटा चलाया पूरा। आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी का पोस्टर लगी एक गाड़ी का शीशा चकनाचूर दिखाई दिया। पटना की मोकामा विधानसभा सीट पर आरजेडी ने अनंत सिंह को टक्कर देने के लिए बाहुबली सूरजबान की पत्नी वीणा देवी को मैदान में उतारा। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद अनंत सिंह ने बवाल के लिए सीधे तौर पर सूरजबान का ही नाम लिया। सूरजबान का यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजबान का ही खेला है। यानी अनंत सिंह ने इस हत्याकांड के पीछे पुरानी दुश्मनी को वजह बताने की कोशिश की और खुद का बचाव किया। लेकिन दुलार चंद यादव के घर वालों की शिकायत पर अनंत सिंह समेत 5 लोगों को दुलार चंद यादव हत्याकांड का नामजद आरोपी बना दिया गया। एफआईआर दुलार चंद यादव के पोते ने दर्ज करवाई और ये दावा भी कर दिया कि अनंत सिंह ने खुद गाड़ी से उतरकर उनके दादा को गोली मारी और गाड़ी से रौंदने की भी कोशिश की। दुलार चंद यादव के पोते शशि रंजन ने अनंत सिंह का नाम लेकर सीधे आरोप लगाया कि अनंत सिंह है जो कि मरवाए, अपने से रिवाल्वर प्रशासन से छीन के अनंत सिंह अपने खुद गोली मारे हैं। दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में दर्ज एफआईआर में अनंत सिंह, उनके 2 भतीजों रणवीर सिंह, कर्मवीर सिंह, करीबी छोटन सिंह और कंजन सिंह का नाम शामिल किया गया। इनके अलावा कई अज्ञात के लोगों के खिलाफ भी हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। एफआईआर के बाद अनंत सिंह चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकले, लेकिन इस हत्याकांड को लेकर जेडीयू नेता अनंत सिंह की तरफ से भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। अनंत सिंह के समर्थकों ने घटना वाले दिन के कई वीडियो जारी कर यह दावा किया कि पहले हमला दुलार चंद यादव और उनके समर्थकों ने किया था
अनंत सिंह के समर्थकों के मुताबिक दुलार चंद यादव ने समर्थकों ने घेर कर गाड़ियों पर पथराव किया और उन लोगों को जान से मारने की कोशिश की। अनंत सिंह के समर्थकों ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने दावा किया कि घटना के वक्त दुलार चंद यादव खुद पत्थर चला रहे थे। वीडियो में एक व्यक्ति सफेद धोती, सफेद रंग की बनियान में सिर पर पगड़ी बांधे पत्थर चलाता दिखाई दिया। अनंत सिंह के समर्थकों ने दावा किया कि दुलार चंद यादव खुद उग्र समर्थकों की अगुवाई कर रहे थे। एक वीडियो में अनंत सिंह के समर्थक पथराव के बाद लगी चोट दिखाते दिखे। देखिए यहाँ पीयूष क्या सब समर्थन लोग हम लोग पर गाड़ी पर हमला कर दिए हैं। देखिए ब्लड निकल रहा है, हमारा है ब्लड निकल रहा है। देखिए अनंत सिंह गुट ने दावा किया कि दुलार चंद यादव ने खुद आगे बढ़ बढ़कर उनकी गाड़ियों पर पत्थरों से हमला किया और उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक झगड़े की शुरुआत उस वक्त हुई जब अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मोकामा के टाल इलाके में प्रचार के लिए पहुंचे, लेकिन इसी दौरान प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के लिए पूर्व आरजेडी नेता दुलार चंद यादव पहुंच गए, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों गुटों में झड़प हो गई और बवाल इतना बढ़ गया कि फायरिंग हो गई। दुलार चंद यादव के समर्थकों ने दावा किया कि अनंत सिंह के लोगों ने हथियार निकाले और फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में दुलार चंद यादव को गोली लग गई और वो जमीन पर गिर गए। हालांकि इस कहानी से उलट अनंत सिंह के समर्थकों ने कुछ वीडियो जारी कर ये दावा किया कि पत्थरबाजी दुलार चंद गुट की तरफ से की गई। आरोप लगाया गया कि दुलार चंद यादव ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर सकरी सड़क पर अनंत सिंह के काफिले को घेर लिया था। पुलिस ने केस दर्ज होने के बाद दोनों पक्षों के आरोपों की जांच शुरू कर दी, लेकिन इस हत्याकांड ने विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से पहले पूरे बिहार का सियासी तापमान बढ़ा दिया। विपक्षी दलों ने बिहार सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर गुंडों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने दुलार चंद यादव की हत्या को बिहार के पुलिस प्रशासन की नाकामी बता दी। यानी पहले चरण की वोटिंग से पहले इस हत्याकांड ने बिहार का राजनीतिक पारा और ज्यादा चढ़ा दिया। तेजस्वी यादव ने तो आरजेडी पर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से लगाए जा रहे जंगल राज के आरोपों का जिक्र करते हुए मौजूदा सरकार की कानून व्यवस्था पर हमला बोला। कोई कार्रवाई नहीं की गई, यही है ना। गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग। प्रशांत किशोर ने दुलार चंद यादव की हत्या को पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी बताया। किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। पूर्व आरजेडी नेता दुलार चंद यादव जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के लिए ही मोकामा टाल इलाके में गए थे और खुलकर जन स्वराज पार्टी का प्रचार किया था। किसी जमाने में दुलार चंद यादव नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के करीबी रहे थे। उनके ऊपर हत्या, रंगदारी, फिरौती के 12 से ज्यादा मामले दर्ज थे। मोकामा के टाल इलाके में 1980 के दशक में दुलार चंद का काफी दबदबा माना जाता था। साल 1990 में जमानत मिलने के बाद दुलार चंद यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह से मामूली अंतर से हार गए थे। माना जाता है कि उसी वक्त से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई थी। हालांकि लंबे वक्त तक आरजेडी में रहने के बाद दुलार चंद यादव ने इस बार के चुनाव में जन स्वराज पार्टी का समर्थन कर दिया। उन्होंने मोकामा से उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का खूब प्रचार किया। उनकी हत्या से कुछ ही घंटे पहले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो पीयूष के लिए वोट मांगते दिखे। एक बार भूलिए नहीं, एक वोट मार दीजिए पीयूष प्रियदर्शी के। इसी रैली के कुछ देर बाद मोकामा में अनंत सिंह गुट के साथ बवाल हुआ और उनकी हत्या हो गई, लेकिन उनकी हत्या से पूरे बिहार में सियासी घमासान बढ़ गया। मोकामा में तो बवाल थमा ही नहीं, कई जगहों पर अनंत सिंह और दुलार चंद यादव के समर्थकों में झड़प की खबरें आई। इन सब के बीच दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी में सिर्फ एक गोली उनके पैरों में लगी थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक एक गोली दुलार चंद यादव के पैर में एड़ी के पास लगी थी। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि गोली जिस जगह लगी थी वो जानलेवा नहीं थी। जी, एक गोली पैर में लगी हुई है लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं। यानी डॉक्टरों के मुताबिक दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई। डॉक्टरों ने बताया कि पोस्टमार्टम कराने से पहले शव का एक्सरे भी कराया गया था और दुलार चंद के शरीर पर ज्यादातर जख्म छीलने जैसे पाए गए। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज की गई। चुनाव आयोग ने भी हत्याकांड से जुड़ी रिपोर्ट बिहार के डीजीपी से मांग ली। इधर बिहार के मोतिहारी में जन स्वराज पार्टी की प्रचार गाड़ी पर हमला हो गया।
बिहार की मोतिहारी में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की एक प्रचार गाड़ी पर हमले के आरोप लगे। वहां चिरैया विधानसभा सीट से प्रत्याशी संजय कुमार के चुनाव प्रचार के दौरान उस गाड़ी पर लगे बैनर को फाड़ दिया गया। आरजेडी के दीवाने थे, बोल रहे कि तुम गाना बजाओ आरजेडी के। हम बोले कि आरजेडी के यहाँ नहीं बजाएंगे, हम जनसुराज के प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सुबह 11:30 बजे बिहार के बेगूसराय में रैली करेंगी। इसके बाद वो दोपहर करीब 1 बजे खगड़िया में बेलदौर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी के नेता पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि उन्होंने एक बूथ लेवल अधिकारी को सार्वजनिक रूप से धमकाया। इसे लेकर बाकायदा बीजेपी ने मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखी। उधर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड के काफिले पर कुछ कार सवार लोगों ने हमला कर दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। मंत्री के मुताबिक कार सवार लोगों ने पहले उनके काफिले को ओवरटेक किया और फिर गाड़ी रोककर उनके और उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ बदसलूकी की और उसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। बीच सड़क पर समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड का काफिला सड़क के बीच में खड़ा नजर आया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ दिखाई दी। मंत्री ने आरोप लगाया कि कार सवार कुछ लोगों ने उनके काफिले में शामिल गाड़ियों को ओवरटेक किया और फिर उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ बदसलूकी की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बदमाशों ने गाली गलौज करने के साथ कार पर हमला भी किया था। 2 लोग थे और हाथ से उसको जो है कि बोनट को लगे पीटने के लिए, हमारी गेट को लगे पीटने के लिए, लेकिन मैं रुका नहीं। मंत्री संजीव सिंह गोंड के मुताबिक उनके काफिले पर हमला होने के बाद उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी और समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड के काफिले पर हमले की सूचना मिलने के बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आ गई। मंत्री के काफिले पर हमला करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर दी। सड़क पर बैरिकेड लगाकर गाड़ियों की चेकिंग शुरू की गई और उसी दौरान सोन नदी पर बने पुल के पास पुलिस ने मंत्री के काफिले पर हमला करने वाले लोगों की गाड़ी को रोक दिया। पुलिस के मुताबिक खुद को घिरा पाकर वो सभी लोग कार छोड़कर वहां से भाग निकले। कल देर रात मंत्री के काफिले को कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा गाड़ी को रोका गया और उस पर हाथ मारी गई। पुलिस के मुताबिक 15 नवंबर को सोनभद्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है। इसीलिए समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड जिलाधिकारी ऑफिस में अधिकारियों के साथ मीटिंग करने गए थे। मीटिंग के बाद वो शाम करीब 7 बजे अपने आवास लौट रहे थे और दावा किया गया कि सोनभद्र के जिला मुख्यालय से करीब 1 किलोमीटर आगे काले रंग की एक कार उनके काफिले के पीछे लग गई। उस कार में 3 लोग सवार थे। बाद में उस कार ने कई बार काफिले की गाड़ियों से आगे निकलने की कोशिश की और दावा किया गया कि स्पीड ब्रेकर पर जैसे ही मंत्री की कार थोड़ी धीमी हुई, पीछा कर रहे लोग सामने आ गए। आरोप है कि उन लोगों ने गाड़ी की बोनट पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। वो बार बार मंत्री की कार को रुकने का इशारा करते रहे, लेकिन मंत्री के ड्राइवर ने कार नहीं रोकी और उसकी स्पीड बढ़ा दी। तो ओवरटेक करने को लेकर के एस्कॉर्ट कर्मियों और ये जो व्यक्ति है अंकित मिश्रा, शुभम सोनी और पंकज अग्रवाल, इनके साथ आपस में कहासुनी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने कार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया और कार में बैठे दूसरे लोगों की तलाश शुरू कर दी। जिस कार ने मंत्री के काफिले का पीछा किया था उसका रजिस्ट्रेशन लखनऊ का है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। इधर मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि वहां 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य कई दिनों से किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहे थे। रोहित आर्य को शिक्षा विभाग के लिए काम करने वाला ठेकेदार बताया गया। 1 रोज पहले उन्होंने मुंबई के पवई इलाके में एक इमारत के अंदर 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बना लिया था। बाद में पुलिस ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से रोहित की मौत हो गई थी और सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था। लेकिन बंधक बनाए गए लोगों में शामिल रही एक बुजुर्ग ने बताया कि रोहित आर्य बीते कई दिनों से किडनैपिंग की योजना पर काम कर रहे थे। महिला के मुताबिक उन्होंने बच्चों को वेब सीरीज में काम दिलाने के नाम पर ऑडिशन के लिए बुलाया था। दावा है कि रोहित ने उन बच्चों से कहा था कि उन्हें किडनैपिंग वाले सीन का ऑडिशन करना है और ऐसा इसलिए ताकि बंधक बनाए जाने पर वो बच्चे भागने की कोशिश ना करें। लेकिन बुजुर्गों के मुताबिक कई घंटों तक कैद में रहने के बाद बच्चों को शक हो गया और उसके बाद उन्होंने रोना शुरू कर दिया। कुछ बच्चों ने तो चीखना चिल्लाना भी शुरू कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक बच्चों की आवाजें सुनने के बाद उस इमारत के आसपास रहने वाले कुछ लोग पूछताछ के लिए पहुंचे, लेकिन हालांकि दावा है कि रोहित आर्य ने ऑडिशन की बात कहकर उन्हें लौटा दिया था। लेकिन सनसनी तब मच गई जब बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य ने धमकी भरा एक वीडियो पुलिस को भेज दिया था। The slightest wrong move from your end will trigger me कि मैं ये पूरा
जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। इसके बाद तो हड़कंप मच गया था। जिन बच्चों को उस इमारत में बंधक बनाया गया, उनके घर वाले वहां पहुंच गए। पुलिस ने भी इमारत को घेर लिया था। आरोपी से बातचीत शुरू की गई और सूत्रों के मुताबिक करीब 2 घंटे तक पुलिस के अधिकारियों ने रोहित आर्य को समझाने बुझाने की कोशिश की ताकि वो अगवा किए गए बच्चों को छोड़ दें। दावा है कि उनकी मांगों को भी पूरा करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि लाख समझाने के बाद भी रोहित आर्य नहीं माने, बल्कि दावा है कि उन्होंने बंधक बनाए गए लोगों को जिंदा जलाने की धमकी दी थी। सूत्रों के मुताबिक इसी के बाद पुलिस ने पवई इलाके में मौजूद उस इमारत में घुसने का फैसला किया। दावा है कि पुलिस के जवान खिड़की के रास्ते इमारत में दाखिल हुए और उस जगह पर पहुंचे जहां बंधकों को रखा गया था। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने एक बार फिर रोहित आर्य से लोगों को छोड़ने की मांग की, लेकिन दावा किया गया कि उन्होंने एयर गन से पुलिस वालों पर फायर कर दिया। मुंबई पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में एक गोली रोहित आर्य के सीने में जा लगी और वो बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हालांकि बाद में बंधक बनाए गए सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। उन्हें अगवा करने के आरोपी रोहित आर्य महाराष्ट्र में पुणे के रहने वाले थे। वो शिक्षा विभाग के लिए काम करने वाले ठेकेदार बताए गए। आरोप है कि राज्य सरकार पर उनकी करीब 2 करोड़ रुपयों की देनदारी थी और दावा है कि वो रकम रोहित आर्य को लंबे वक्त से मिल नहीं रही थी। इसी बात से परेशान होकर उन्होंने बच्चों को बंधक बनाने की योजना बनाई थी। उनका वो प्रोजेक्ट रन हुआ था, मगर उनका कोई मुआवजा मिला नहीं था। दीपक केसरकर जो शालेय शिक्षण मंत्री थे, वो सिर्फ उनको आश्वासन दे रहे थे, मैं आपको सब एक करके दूंगा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता सूरज लोखंडे के मुताबिक ठेकेदार रोहित आर्य ने सरकार की तरफ से पैसा देने में हो रही देरी की वजह से धरना भी दिया था। तो 26 दिन उपोषण के लिए बैठे थे। उनको कुछ तो न्याय मिले, मगर उधर कुछ नहीं, उनकी जान जा रही थी। दावा है कि पैसे न मिलने से परेशान होकर ही रोहित आर्य ने बच्चों को अगवा करने का प्लान बनाया था। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंजुमन इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल नाम के स्कूल ने रविवार की जगह शुक्रवार के दिन छुट्टी का नया फरमान जारी कर दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। बाकायदा स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से व्हाट्सएप पर नए सत्र को लेकर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को छुट्टी का मैसेज भेजा गया और उसमें दावा किया गया कि जुमे की नमाज के कारण बच्चे स्कूल नहीं आते, इसीलिए स्कूल प्रबंधन ने रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी रखने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद शुक्रवार के दिन अंजुमन इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल के गेट पर ताला लगा नजर आया। इस वक्त मैं स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये स्कूल का गेट बंद है, न कोई बच्चे दिख रहे हैं, न कोई स्टाफ दिख रहा है। शुक्रवार के दिन स्कूल बंद किए जाने का पता चलने पर जबलपुर में हंगामा हो गया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने स्कूल के इस आदेश को तुगलकी फरमान बताया। फ्राइडे के दिन पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान में छुट्टी रहती है, तो ये हमारा देश हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा। इस मामले में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने डीएम को चिट्ठी लिखकर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की। इधर झारखंड के बैद्यनाथ मंदिर में एक महिला के बुर्का पहनकर आने से सनसनी मच गई। झारखंड के देवघर में मौजूद बैद्यनाथ मंदिर में बुर्का पहनकर महिला के मंदिर में आने पर हंगामा खड़ा हो गया। बुर्का पहनी वो महिला मंदिर के अंदर हाथ हिलाते हुए चलती रही। इस दौरान वहां मौजूद पुरोहित उस महिला को बाहर जाने के लिए कहते रहे। उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार के बड़ा उदासीन अखाड़े के लापता संत का मामला सीबीआई को सौंपने के निर्देश दे दिए। साल 2017 में महंत मोहनदास ट्रेन से प्रयागराज के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिला। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट पर पहली कैलिब्रेशन फ्लाइट ने सफल लैंडिंग की। इस उड़ान का मकसद एयरपोर्ट पर लगे नेविगेशन, संचार और रडार सिस्टम की जांच करना था। विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली सरकारी एजेंसी डीजीसीए की टीम ने इसकी जांच की। उधर मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने एक क्रेन ऑपरेटर को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। घटना तब हुई जब शहर के सेमरिया चौक पर सांसद गणेश सिंह भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए पहुंचे। उन्होंने हाइड्रोलिक बॉक्स में बैठकर माल्यार्पण भी किया, लेकिन नीचे आने के दौरान मशीन झटके के साथ बंद हो गई। इससे बीजेपी सांसद गणेश सिंह भड़क गए। उन्होंने क्रेन ऑपरेटर को बुलाया और फिर सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। घटना सतना के सेमरिया चौक पर हुई। वहां सांसद गणेश सिंह भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए पहुंचे थे। इसके लिए वो क्रेन के हाइड्रोलिक बॉक्स में बैठ गए, लेकिन प्रतिमा को माला पहनाने के बाद नीचे आने के दौरान मशीन बीच में रुक गई। इसकी वजह से सांसद हाइड्रोलिक बॉक्स में फंस गए।
उन्होंने बॉक्स से निकलने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। उसी दौरान हाइड्रोलिक बॉक्स में तेज झटका लगा। इससे सांसद बुरी तरह डर गए और फिर उन्होंने क्रेन ऑपरेटर को थप्पड़ जड़ दिया। इधर मध्य प्रदेश की सीधी में जमीन विवाद के झगड़े में एक व्यक्ति की मौत के बाद उनके परिजनों ने बीच सड़क पर बवाल कर दिया। गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। जमीन को लेकर हुई ये लड़ाई कुछ दिन पहले हुई थी और जिस व्यक्ति की मौत हुई उन्हें लाठियों से बुरी तरह पीटा गया था। करीब 12 से 15 हमलावरों ने घेर कर चारों तरफ से लाठियों की बरसात कर दी थी। जमीन के विवाद में जग जाहिर नाम के व्यक्ति की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई थी कि उसे देखने वालों का कलेजा कांप उठा था। रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सीधी के कोतवाली थाना क्षेत्र में मौजूद भमराहा गांव की रही और वहां जमीन के एक टुकड़े को लेकर जग जाहिर नाम के व्यक्ति का कुछ लोगों से लंबे वक्त से झगड़ा चल रहा था। इसी बीच आरोप लगा कि करीब 10 दिन पहले विरोधी पक्ष के लोगों ने जग जाहिर के घर पर हमला बोल दिया था। उन्हें पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया था। बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई और इसी के बाद भड़के जग जाहिर के परिवार वालों ने सीधी के अस्पताल चौक पर हंगामा कर दिया। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां इतने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हो गए कि रास्ते से गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया। जग जाहिर के परिजनों ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करने वाले लोगों ने उनके इलाज में भी रुकावट डाली थी। अस्पताल में दवाई न हो जाए, लागे पेट से हटावे। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई। हालांकि बवाल बढ़ने पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर किसी तरह भड़के हुए लोगों को रास्ते से हटा दिया। उधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ लोगों ने मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। लाठियों से उस युवक की तब तक पिटाई की गई जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। हालांकि आसपास रहने वाले लोगों ने मारपीट कर रहे लड़कों को वहां से हटा दिया और तब जाकर उस व्यक्ति की जान बची, क्योंकि जिस तरह से उसे पीटा जा रहा था उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो लोग उसकी जान ही ले लेंगे। मारपीट कर रहे लोगों पर मानो खून सवार था। वो लोग उस युवक पर दनादन लाठियां बरसाते नजर आए। जमीन पर गिरे उस युवक पर 2 लोग लात और घूंसों की बारिश करते रहे। सिर और मुंह पर भी मुक्के मारे गए। उसी दौरान एक लड़के ने उस युवक के चेहरे पर गैस सिलेंडर से हमला किया। गैस सिलेंडर के हमले से उस युवक के मुंह से खून निकलने लग गया और वो जमीन पर बेसुध हो गया। हल्ला हंगामा सुनकर आसपास रहने वाली कुछ महिलाएं वहां पहुंच गईं और उन महिलाओं की वजह से उस युवक की जान बच गई। मारपीट की यह घटना 23 अक्टूबर को उन्नाव के गंगा घाट इलाके में हुई थी। पुलिस ने बताया कि जिस युवक की पिटाई की गई उसका वहां रहने वाले कुछ लोगों के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और दावा किया गया कि उसी झगड़े को लेकर उस पर हमला कर दिया। सबसे पहले कुछ लोग लाठियां लेकर युवक की दुकान के बाहर पहुंचे। तभी एक लड़के ने दुकान में घुसकर उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद कई लोग उस पर टूट पड़े। थोड़ी देर बाद एक आदमी उस युवक को पैरों से खींचकर दुकान से बाहर ले आया। इसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू की गई। वो लोग उसे तब तक पीटते रहे जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। पुलिस के मुताबिक उस युवक का किसी बात को लेकर मारपीट करने वाले लोगों से झगड़ा हुआ था। इसमें 2 पक्षों में कुछ कहासुनी हुई जिसमें मारपीट हुई। इस मामले में पुलिस ने युवक की शिकायत पर 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया और दूसरे आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक महिला से छेड़खानी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक एक गाड़ी में सवार 3 लोगों ने महिला के साथ छेड़खानी की और फिर उनका अपहरण करने की कोशिश भी की और इसके बाद जब महिला ने इसका विरोध किया तो बात मारपीट तक पहुंच गई। इस बीच महिला ने सड़क किनारे पड़ा एक पत्थर उठाया और उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने एक और पत्थर उठाया और फिर से उनकी गाड़ी की तरफ फेंक दिया। तीसरी बार जब उन्होंने पत्थर फेंका तो एक व्यक्ति को लग गया। इसके बाद उन्होंने उनके पति को बेरहमी से मारा। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही महिला के कुछ रिश्तेदार वहां पहुंच गए और उन लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की। इसके बाद वो वहां से फरार हो गए। पुलिस ने महज 2 घंटे में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर दिल्ली में BS3 मानक वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए 1 नवंबर से दिल्ली में BS3 और उससे नीचे के मानक वाली गाड़ियों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि BS4 मानक वाली गाड़ियों को 1 साल की छूट दी गई। इसके अलावा CNG, LNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी इस नियम का असर नहीं होगा। दिल्ली में शिक्षा विभाग से मान्यता लिए बिना चल रहे प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक्शन की तैयारी तेज कर दी गई।
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। दिल्ली सरकार ने राजधानी के नॉन कंफर्मिंग एरिया में चल रहे गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को भी मान्यता देने का फैसला कर लिया। नॉन कंफर्मिंग एरिया वो इलाके होते हैं जहां चल रहे स्कूल नियमों के तहत मान्यता नहीं पा सके थे। हालांकि मान्यता पाने वाले स्कूलों को कुछ बुनियादी मानकों का पालन करना होगा। इधर कर्नाटक के विजयपुर में बीजेपी नेता वीजू गौड़ा पाटिल के बेटे पर टोल बूथ के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। टोल कर्मियों ने दावा किया कि बीजेपी नेता के बेटे समर्थ गौड़ा पाटिल ने उन्हें पहले तो धमकाया और फिर भड़कते हुए टोल बूथ में घुस गए और वहां पहुंचते ही उन्होंने और उनके समर्थकों ने वहां बैठे टोल कर्मी पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। पहला थप्पड़ उनके साथ आए समर्थक ने जड़ा। इस दौरान एक आदमी लगातार बीच बचाव की कोशिश में लगा दिखा, लेकिन समर्थ गौड़ा पाटिल और उनके समर्थक नहीं रुके। टोल कर्मियों ने आरोप लगाया कि समर्थ गौड़ा पाटिल ने उन्हें अपने पिता और बीजेपी नेता वीजू गौड़ा पाटिल के नाम पर धमकाने की कोशिश की। हालांकि दूसरी तरफ वीजू गौड़ा पाटिल ने अपने बेटे का बचाव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि टोल कर्मियों ने उन्हें गाली दी थी, जिसके बाद उनके बेटे का पारा चढ़ गया था और वीजू गौड़ा पाटिल के मुताबिक इसी वजह से उनका बेटा टोल बूथ में घुसा और वहां बैठे टोल कर्मी से उसकी बहस हुई। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान पहले उनके बेटे ने हाथ नहीं उठाया, बल्कि टोल कर्मी लगातार उन्हें उकसाते रहे। इसी वजह से उन्होंने आपा खो दिया। वीजू गौड़ा पाटिल ने आरोप लगाया कि इस मामले को जानबूझकर राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। वीजू गौड़ा पाटिल ने अपने बेटे का बचाव करते हुए ये दावा किया कि इसमें उनकी गलती नहीं थी। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने बेटे की इस हरकत के लिए माफी भी मांग ली। उधर उत्तर प्रदेश के महोबा में अपनी प्रेमिका से शादी न होने से नाराज एक लड़के ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। उसने जहर खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। बताया गया कि उस लड़के और उसकी प्रेमिका की जाति अलग अलग होने की वजह से लड़की के परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए और इसीलिए 20 साल के संतोष नाम के उस लड़के ने जान देने की कोशिश की। उसने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। क्योंकि वो मुझे चाहिए और वो मुझे मिल नहीं सकती, इसीलिए ये रही सेल पास दो, ये दारू है, मैं खा रहा हूँ। जहर खाने से पहले उस लड़के ने अपनी अंतिम इच्छा भी बताई। मरने वाले की इच्छा पूरी की जाती है, मेरी भी कर देना, मेरा चेहरा दिखा देना एक बार उसे, नाम नहीं लूंगा मैं, बदनाम नहीं करना चाहता। चौंका देने वाला मामला महोबा के कोतवाली थाना क्षेत्र में मौजूद पसवारा गांव का रहा और वहां उस लड़के के जहर खाने की जानकारी जैसे ही उसके परिवार वालों को लगी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आनन फानन में उसे लेकर पास के अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई और उसे जिला अस्पताल में ले जाने के लिए रेफर कर दिया। बताया गया कि संतोष नाम का वो लड़का अपने ही गांव की एक लड़की से प्रेम करता है और सोशल मीडिया पर उसने जो वीडियो शेयर किया उसमें वो अपनी प्रेमिका से अगले जन्म में मिलने की बात कहता दिखा। आऊंगा, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिल जाऊंगा, अगले जन्म में मत छोड़ के जाइए। उस लड़के ने बजरंग बली का नाम लिया और सल्फास की गोलियों को शराब के साथ निकल गया। खुश रहना तू, रोइयो मत ना, बस अब हो गया टाइम, खत्म हो गया टाइम, देख तो मैं जा रहा हूँ। जय जय बजरंग बली। जहर खाते ही उस लड़के की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई और इसकी जानकारी मिलते ही उसके घर वाले उसे लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। लड़के के पिता ने बताया कि उनका बेटा जिस लड़की से प्रेम करता है, उन्होंने उसके परिवार वालों से शादी की बात भी की थी, लेकिन जाति अलग होने की वजह से लड़की के घर वाले राजी नहीं हुए और इसी बात से नाराज संतोष नाम के उस लड़के ने खुदकुशी करने की कोशिश की। लड़की के चक्कर में है ये बाबूजी, नहीं तो ये इतना पागल नहीं था ये जितना हो गया। संतोष के पिता के मुताबिक उनका बेटा अपने ही गांव की एक लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। वो फोन कर देती है, ये फट वहाँ दिल्ली से भाग आया, तो यहाँ से वो भाग आया तो ये यहाँ से दिल्ली भाग गए। जहर खाने वाले लड़के को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर बताई गई। इधर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक सरकारी अस्पताल में एक्सपायर हो चुकी दवा मिलने से हड़कंप मच गया।
उस अस्पताल की दवा काउंटर की जांच की गई तो वहां एक्सपायर हो चुकी वो दवा मिली और उसकी जानकारी मिलने पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच के लिए टीम का गठन कर दिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया, क्योंकि उस सरकारी अस्पताल में जांच के दौरान एक्सपायर हो चुकी वो दवाई मिली। उसकी शीशी पर उसके इस्तेमाल होने की आखिरी तारीख अगस्त 2025 लिखी नजर आई, यानी 2 महीने पहले ही वो दवा एक्सपायर हो चुकी थी। बलरामपुर के डिंडो इलाके में उस सरकारी अस्पताल में दवाइयों के साथ दवाइयों से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की गई। जानकारी लगा है कि जो स्टोर में कोई एक वायल बचा हुआ था और उसके बारे में बात संज्ञान में है, बाकी हालांकि वो किसी पेशेंट को लगा नहीं है। वो वहाँ एक्सपायरी दवा मिलने की खबर से स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। उधर राजस्थान के जोधपुर और जालौर में आतंकी संगठनों से कनेक्शन के शक में 3 मौलवियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई एटीएस और आईबी की टीम ने एक साथ मिलकर की। दावा किया गया कि उन तीनों के पास से आतंकी संगठनों से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए और जांच एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई से सनसनी मच गई। एटीएस और आईबी की टीम ने एक साथ मिलकर जोधपुर में 2 मदरसों पर छापेमारी की। इसके अलावा जालोर में भी एक मदरसे पर छापा मारकर वहां से एक मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया। आशंका जताई गई कि वो तीनों आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। सूत्रों के मुताबिक एटीएस और आईबी की टीम ने जोधपुर में 2 मौलवियों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर आतंकी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग नेटवर्क से जुड़े होने के इनपुट मिले थे। इसके साथ ही जालौर में एक मदरसे से एक मौलवी को गिरफ्तार कर उस मदरसे को सील कर दिया गया। इधर दिल्ली के बवाना इलाके में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। दिल्ली के बवाना में पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने फैक्ट्री से 3700 लीटर नकली घी बरामद करने के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अलग अलग नाम से नकली घी मार्केट में बेचने में जुटे थे। मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट डालकर अपनी तबीयत खराब होने की जानकारी दी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के बंधक कांड में सुरक्षित बची एक बुजुर्ग से वीडियो कॉल पर बातचीत की। उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायल महिला का हाल जाना। एक रोज पहले मुंबई के पवई इलाके में 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बना लिया गया था। उधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मेडिकल स्टोर चलाने वाले एक व्यक्ति पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। डरा देने वाला हमला उस वक्त हुआ जब वो व्यक्ति मेडिकल स्टोर बंद करके अपने घर जाने लगे। तभी अचानक कुछ लोगों ने उन पर लाठियों की बरसात कर दी और उन लोगों ने चारों तरफ से घेर कर उनकी पिटाई की। हालांकि उन्होंने अपने बचाव के लिए एक व्यक्ति से लाठी छीन ली, लेकिन पिटाई कर रहे दूसरे व्यक्ति ने लाठी वापस ले ली। इस दौरान वो लोग लगातार उन पर लाठियों की बरसात करते दिखे। उन्होंने भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दौड़ाकर बेरहमी से पीटा गया, जिससे उनकी चीख निकल गई। इस बीच पिटाई के आरोपी पुलिस की डर से फरार हो गए। गनीमत रही कि हमले के दौरान हेलमेट पहने होने की वजह से उस व्यक्ति के सिर में चोट नहीं आई, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इधर देश के अलग अलग हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों की खबरों के बीच दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से भी ऐसा ही डरा देने वाला मामला सामने आया। वहां मौजूद एक हाउसिंग सोसाइटी में पार्क में टहल रहे एक व्यक्ति पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया और देखकर ऐसा लगा जैसे आवारा कुत्ते उन्हें बुरी तरह नोच डालेंगे। खुद को घिरा पाकर वो व्यक्ति कुत्तों को भगाने में जुट गए। उन्होंने बचने के लिए तेजी से अपने हाथ पैर घुमाने शुरू किए, जिसके बाद आवारा कुत्ते वहां से भाग खड़े हुए। इससे पहले हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कुछ आवारा कुत्ते एक जगह खड़े दिखाई दिए। उन कुत्तों के पास एक आदमी भी नजर आया। ऐसा लगा जैसे उन कुत्तों को खाना खिला रहा हो। तभी पार्क में टहलते हुए वहां एक व्यक्ति पहुंच गए। उन्हें देखकर एक कुत्ता उन पर झपटने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि उस व्यक्ति ने कुत्ते को भगा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद 3-4 कुत्ते उन्हें काटने के लिए दौड़ पड़े। उधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इलाज के बाद हाथ में ग्लूकोज की बोतल लेकर घूमते मरीज को देख लोग दंग रह गए। जानकारी के मुताबिक उस मरीज ने एक झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाया था। इलाज करने के बाद झोला छाप डॉक्टर ने उस मरीज को उसके हाल पर छोड़ दिया और इसीलिए वो हाथ में ग्लूकोज की बोतल लिए घूमता नजर आया। उसके एक हाथ में ड्रिप लगी दिखी, जबकि दूसरे हाथ में उसने ग्लूकोज की बोतल पकड़ी हुई थी। वो मरीज जिस भी रास्ते से गुजरा, लोग उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। लोग उस मरीज को देखकर हैरान रह गए। जानकारी के मुताबिक उस मरीज ने एक झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाया था। स्वास्थ्य विभाग को भी ऐसी दुकानों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे ऐसी तस्वीरें ना आए। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर ही प्रश्न चिन्ह लगता है।
दावा किया गया कि वहां झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उधर झारखंड के गिरिडीह में एक टोल प्लाजा पर हुई मारपीट से सनसनी मच गई। टोल कर्मियों के मुताबिक 15 से 20 गाड़ियों में आए लड़कों ने टोल देने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से उनकी टोल कर्मियों से बहस हो गई और इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने टोल कर्मी की बुरी तरह पिटाई कर दी। 15 से 20 लड़कों के एक ग्रुप ने वहां खड़े एक टोल कर्मी पर हमला कर दिया। उन लड़कों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। इस दौरान बीच बचाव करने आए दूसरे टोल कर्मियों को भी उन लड़कों ने बुरी तरह पीटा। उन लड़कों ने उन टोल कर्मियों को पूरी सड़क पर घुमा घुमा कर मारा। लाख मुक्कों से भी मारा है और उनके हाथ में गाड़ियों की चाबियां थी, उनसे मारा है। काफी देर तक उस टोल प्लाजा पर हंगामे करने के बाद वो लड़के फरार हो गए। इसके बाद टोल कर्मियों ने आरोपी लड़कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बैंक खातों में जमा लावारिस रकम को उनके सही हकदार तक पहुंचाने के लिए बैंकों ने कैंप लगाने की तैयारी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक फिरोजाबाद जिले के करीब 86 करोड़ रुपए की रकम अलग अलग खातों में पड़ी है, जिसे कोई क्लेम तक नहीं कर रहा। कुछ समय पहले भारत सरकार ने पूरे देश में आपकी पूंजी आपका अधिकार नाम से अभियान शुरू किया था और उसी अभियान के तहत फिरोजाबाद में बैंकों की तरफ से कैंप लगाने का फैसला लिया गया। इसका मकसद बैंक खातों में पड़े लावारिस पैसों को उसकी सही हकदार तक पहुंचाया जा सके। बैंक अधिकारियों के मुताबिक सिर्फ फिरोजाबाद जिले की सभी बैंकों में 3 लाख से ज्यादा अकाउंट में करीब 86 करोड़ रुपए जमा है, जिसे कोई क्लेम नहीं कर रहा। राशि जो सही बेनिफिशियरी है, तो इसका जिसे पैसा मिलना चाहिए उन्हें मिले, उसके लिए कैंप किया जा रहा है। कैंप लगाने के अलावा लोगों को बैंक खातों की जानकारी देने के लिए बैंकों की तरफ से पोर्टल भी शुरू किया गया। इधर टैक्स न चुकाए जाने पर यूपी के वाराणसी में सैकड़ों मकानों को कुर्क करने की चेतावनी दी गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नगर निगम ने 150 से ज्यादा मकानों के टैक्स न चुकाए जाने को लेकर कार्रवाई की। नगर निगम की तरफ से उन मकानों के मालिकों को नोटिस भेजा गया और 15 दिनों में टैक्स न जमा करने पर कुर्की की चेतावनी दी गई। कुल 1 करोड़ 78 लाख रुपए की धनराशि संपत्ति कर के रूप में बकाया था और मुझे लगता है कि इसकी वसूली कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक गाड़ी के खाई में गिरने से एक लड़के की जान चली गई। बताया गया कि वो लड़का अपने परिवार के साथ आजमगढ़ से लखनऊ आ रहा था, तभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उसकी गाड़ी खाई में गिर गई। इस हादसे में उसके परिवार के 5 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर की सरकार ने जानकारी दी कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से पिछले 6 साल में दूसरे राज्यों के 631 लोगों ने जम्मू कश्मीर में जमीनें खरीदी। जानकारी के मुताबिक दूसरे राज्यों के लोगों ने जम्मू में सबसे ज्यादा जमीनों का सौदा किया। उधर राजस्थान के बारां में अतिक्रमण हटाने के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए एक दुकानदार ने आत्मदाह की कोशिश की। दुकानदार ने नगर पालिका के कर्मचारियों पर आए दिन परेशान करने का आरोप लगाया और खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। जानकारी मिलने पर वहां पहुंची पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, लेकिन उससे पहले बीच सड़क पर भारी हंगामा हो गया। सड़क के किनारे अपनी दुकान लगाने वाले दुकानदार ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह की कोशिश की। ये देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। आग लगा के यही मरूंगा, कोई भी हो, ये मेरी माँ की कसम कर रहा हूं। उनके साथ एक और दुकानदार ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर पालिका के कुछ कर्मचारी उन्हें परेशान कर रहे हैं। दावा किया गया कि किसी ने भी उनकी शिकायत नहीं सुनी। 8 महीने से परेशान हो गए, किसी अधिकारी के पास जाता तो सुनते ही नहीं है। हंगामा बढ़ने पर वहां आसपास के कई और दुकानदार भी पहुंच गए और धीरे धीरे वो लोग भी उन दुकानदारों के समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने भी नगर पालिका के कर्मचारियों पर इसी तरह के आरोप लगाए। हालांकि इस बीच कुछ लोगों ने उस दुकानदार को समझाया कि वो आत्मदाह की कोशिश ना करें, लेकिन दुकानदार का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो और उनके साथ नगर पालिका कर्मचारियों के खिलाफ आर पार के मूड में नजर आए। जो भी अधिकारी आएगा आग लगेगी यार, जो भी होगा जो देख लेंगे, पुलिस बंद कर दे या कुछ भी कर दे। इसके बाद आसपास के कई और दुकानदारों ने भी उन कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन बड़े दुकानदारों के अतिक्रमण को नजरअंदाज करती है, जबकि उन्हें रोजाना परेशान किया जाता है। सड़क के किनारे हो रहे इस हंगामे की वजह से वहां ट्रैफिक जाम हो गई। वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम उन्हें समझाने पहुंच गई, लेकिन पुलिस वालों के समझाने पर भी दुकानदार ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा और इसके बाद पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती वहां से हटाना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई पर कई दुकानदार भड़क गए।
लेकिन पुलिस ने कुछ ही देर में उस दुकानदार को हिरासत में ले लिया जिन्होंने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया था। उन्हें ले जाकर पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया। बाद में दूसरे दुकानदारों को भी समझा बुझाकर हंगामे को शांत कराया गया। जानकारी के मुताबिक बाद में इलाके के विधायक ने प्रशासन को निर्देश दिया कि वो सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले इन लोगों को परेशान ना करें। इधर लखनऊ में नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक के दौरान हंगामा मच गया। वहां मेयर और नगर आयुक्त के बीच एक दूसरे के अधिकारों को लेकर तीखी बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि मेयर ने कार्यकारिणी की बैठक बीच में ही भंग कर दी, क्योंकि बैठक शुरू होते ही मेयर सुषमा खारवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार आपस में भिड़ गए। अगर मेरा उत्तरदायी है फाइलों का तो मैं किसी से भी परीक्षण करा सकता हूं। उनके बीच एक दूसरे के अधिकार और फैसला लेने की प्रक्रिया को लेकर जोरदार बहस हुई। नगर निगम मुख्यालय में हुई इस बैठक में कई सभासद मौजूद रहे। इस दौरान मेयर ने नगर आयुक्त के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए और भरे सदन में नगर आयुक्त को जमकर फटकार लगाई। मेयर सुषमा खारवाल ने आरोप लगाया कि नगर निगम की कई योजनाएं अटकी पड़ी हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और इन्हीं आरोपों को लेकर मेयर और नगर आयुक्त में बहस हो गई। माननीय विधायिका ये कभी तय नहीं करती है कि किस विभाग में क्या होगा। माननीय विधायिका पॉलिसी मैटर्स पर डिस्कशन करती है। माननीय कार्यकारिणी पॉलिसी मैटर पे ही ये तय किया गया है। मेयर ने ये भी आरोप लगाया कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से पूरा शहर गंदा रहा है। पूरा शहर गंदा रहा है, लेकिन कहीं भी ना जोनल दिखाई दे रहे हैं, ना कंपनी के लोग दिखाई। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि मेयर ने बीच में ही कार्यकारिणी की बैठक भंग कर दी। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कांग्रेस के एक पार्षद पर आरोप लगा कि उन्होंने बिना इजाजत कुछ लड़कियों की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए। इसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। उन लड़कियों के मुताबिक पार्षद ने उन पर एक सरकारी पार्किंग में बियर पीने का आरोप लगाया। इसके बाद उनका वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और इस बात से नाराज लड़कियों ने वहां पुलिस बुला ली। मामले की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों की भी भीड़ लग गई। उन लड़कियों ने आरोप लगाया कि पार्षद ने बियर पीने का झूठा आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। इनको अलर्ट कर रहे हो कि ये बियर पी रही थी। नहीं भाई, केस करेंगे सर, एफआईआर लॉन्च करो इसकी। हमारे लिए आप तो देखो ये गलत नहीं सुनेंगे। इस दौरान उन लड़कियों ने बियर पीने की बात से इनकार करते हुए अपना मेडिकल टेस्ट करवाने की बात कह दी। हालांकि हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने पार्षद से कह दिया कि वो माफी मांगे, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। इस पर वहां मौजूद लोग और भड़क गए। उन्होंने पुलिस से उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की। इस दौरान उन लोगों में खूब बहसबाजी हुई और बहस के दौरान पार्षद ने आरोप लगाया कि पास के निजी संस्थान के छात्र सरकारी पार्किंग में रात में बैठा करते हैं। हालांकि कुछ लड़कियों ने दावा किया कि वो निजी संस्थान की है ही नहीं। बच्चे नहीं घूमते, आप घूमते हो, आप तंग करते हो 11 बजे रात को। उन लड़कियों ने पार्षद पर आरोप लगाया कि उन्होंने बिना पूछे उनकी तस्वीर ली और वीडियो रिकॉर्ड किया। लड़कियों की फोटो क्यों खींची आपने? कोर्ट में दिखाऊंगा मैं कोर्ट में। हालांकि काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने पार्षद के खिलाफ शिकायत दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को राहत नहीं मिली। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जब्त की गई संपत्तियों को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को झटका लगा। एपीलिएट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरफिटेड प्रॉपर्टी ने उनकी अपील खारिज कर दी और उनकी दिल्ली के जोरबाग स्थित संपत्ति और बैंक खातों की कुर्की को बरकरार रखा। असमी गायक जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले रिलीज हो गई। गुवाहाटी के अनुराधा सिनेमा हॉल में फिल्म के पहले शो के दौरान जुबीन गर्ग की याद में पहली लाइन खाली छोड़ी गई। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने का भी मन बना लिया और जल्द ही वो कोर्ट का रुख कर सकती हैं। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कुछ महिलाओं ने एक दिव्यांग महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसकी वजह से वो बुरी तरह जख्मी हो गई। दिव्यांग महिला ने आरोप लगाया कि उनके जेठ और जेठ का परिवार आए दिन उनके साथ मारपीट करता रहता है और इस बार उन लोगों ने बीच सड़क पर ही उनसे मारपीट शुरू कर दी। 8 से 10 लोग दिव्यांग महिला को घेर कर खड़े नजर आए। तभी कुछ महिलाओं ने उन्हें घसीटने की कोशिश की। जब दिव्यांग महिला ने इसका विरोध किया तो उन महिलाओं ने उनके हाथ पैर पकड़ लिए और उन्हें उठाकर वहां से ले जाती दिखी। वो उन्हें इसी तरह घसीटते हुए कुछ दूर तक ले गई और फिर वहां भी उनकी बेरहमी से पिटाई की। ये देखकर एक व्यक्ति दौड़ते हुए उनके पास आए।
उन्हें देखते ही वो सभी महिलाएं पीछे हट गईं। इसके बाद दिव्यांग महिला ने मारपीट करने वाली महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इधर मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की कृषि मंडी में सोयाबीन की फसल का भाव कम मिलने पर किसानों ने हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान उन किसानों ने जमकर हंगामा किया। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम भी वहां पहुंच गई। क्योंकि वो किसान कृषि मंडी के पास हाईवे पर धरने पर बैठे दिखे, वहां भारी संख्या में पहुंचे किसानों ने जमकर नारेबाजी की। इससे सड़क पर जाम लग गया और वहां से गुजरने वाले घंटों इंतजार करने पर मजबूर हो गए। हालांकि खबर मिलने पर एसडीएम समेत कई पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए और किसानों को शांत करवाने की कोशिश की। इस दौरान किसानों ने कृषि मंडी में सोयाबीन की फसल का भाव कम होने पर नाराजगी जताई। हालांकि काफी देर तक समझाने और उनकी समस्या का हल निकालने का भरोसा देने के बाद हंगामा शांत हुआ। उधर हरियाणा के कैथल में आरोप लगा कि 2 लोगों ने एक महिला के साथ बैठे एक युवक पर पेचकस से हमला कर दिया। वो महिला उस युवक के साथ एक इमारत की पहली मंजिल पर बने एक कमरे में बैठी थी। आरोप लगा कि इसी बीच वो दोनों लोग वहां दाखिल हुए और उन्होंने हमला कर दिया और उनसे बचने के लिए उस व्यक्ति ने पहली मंजिल की बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। लेकिन नीचे गिरने के बाद वो भागने के दौरान एक दुकान में रखे काउंटर से टकरा गया और घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। कह रहे थे कोई महिला थी उनके साथ कोई झगड़ा वगड़ा कोई ऐसा इशू। कैथल के करनाल रोड पर हुई इस घटना के बाद पुलिस उस इमारत में पहुंची और वहां से सबूत जुटाए। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में उस महिला और हमला करने वाले उन दोनों लोगों की पहचान नहीं हो पाई। इसके साथ ही हमले की वजह का भी पता नहीं चल पाया। इधर बिहार के आरा में सरेआम एक व्यक्ति और उनके बेटे की हत्या किए जाने से सनसनी मच गई। उनके परिवार के मुताबिक वो दोनों किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए थे, लेकिन बाद में घर से करीब 20 किलोमीटर दूर उन दोनों के शव बरामद किए गए। क्योंकि आरोप लगा कि कुछ लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलघाट गांव के पास हुई इस वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और शवों को अपने कब्जे में ले लिया। प्रमोद मेहतो नाम के उस व्यक्ति के परिवार वालों के मुताबिक हत्या से कुछ घंटों पहले उनकी बातचीत हुई थी और सगाई समारोह की तैयारी के लिए वो बेटे के साथ बाजार निकले थे। किसी से दुश्मनी पुरानी पुरानी है सर। वहीं इस मामले में उनके परिवार वालों ने किसी से पुरानी दुश्मनी होने की बात से इनकार कर दिया और प्रमोद महतो और उनके बेटे की हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम वारदात वाली जगह पर पहुंची और वहां से सबूत इकट्ठा किए और पुलिस के अधिकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम बनाने का दावा कर दिया। वहीं इस मामले में जेडीयू के एमएलसी राधाचरण शाह ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रमोद मेहतो के परिवार को भरोसा दिया। इस सरकार में कोई भी बचने वाला है, जो भी गुनहगार होगा सलाखे के अंदर रहेगा और जल्द स्पीडी ट्रायल कर उसको सजा होगा। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुई इस हत्या के बाद लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर हो गए। उधर छत्तीसगढ़ के कोरबा में 13 फीट लंबा कोबरा सांप दिखने से दहशत मच गई। कुछ लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी। इसके बाद वहां पहुंचे 2 वनकर्मी उस सांप को पकड़ने में जुट गए, लेकिन उसे पकड़ने में उन वनकर्मियों के पसीने छूट गए। एक वनकर्मी थैला पकड़कर खड़े हो गए, जबकि दूसरे वनकर्मी उसे थैले के अंदर डालने की कोशिश करते दिखे। तभी अचानक वो कोबरा सांप उनकी तरफ मुड़ गया। हालांकि उन्होंने तुरंत उस सांप को खुद से दूर हटा दिया। इसके बाद वो उसे थैले के पास तक ले गए। उस सांप का मुंह थैले के अंदर जाने ही वाला था कि दोबारा वनकर्मी की तरफ मुड़ गया। इस बार तो ऐसा लगा जैसे वो उन्हें डस ही लेगा। वो उनके सामने एकदम सीधा खड़ा हो गया। करीब 1.5 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार उस सांप को पकड़ लिया गया। इसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। इधर दिल्ली के सीलमपुर इलाके में ताबड़तोड़ गोलीबारी के दौरान एक बदमाश की हत्या कर दी गई। बताया गया कि मिसबाह नाम के उस बदमाश पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज थे। हत्या के एक मामले में जेल जाने के बाद वो जुलाई महीने में बेल पर बाहर आया था। पुलिस ने आशंका जताई कि गैंग वॉर की वजह से उसकी हत्या की गई और मिसबाह की हत्या के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर बैरिकेडिंग कर दी। इस दौरान पुलिस ने उस जगह की हर एंगल से जांच की। इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया ताकि हमलावरों की संख्या और उनकी पहचान का पता लगाया जा सके। जो पुराना गैंग यहाँ पर एक्टिव है पहले से ही, उसको लेकर यहाँ पर पुलिस उस एंगल को भी जांच कर रही है कि क्या ये गैंग वॉर है। पुलिस के मुताबिक उसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के न्यू सीलमपुर इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां चलने की खबर मिली थी। इस दौरान करीब 20 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 6 गोलियां मिसबाह को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई।
उधर हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ इलाके में एक सरकारी स्कूल की टीचर पर स्कूल में शराब पीकर आने का आरोप लगा। इसके बाद स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी और छात्रों के परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीचर बच्चों को पढ़ाने की जगह शराब पीकर लैब में सो जाती हैं। इसके अलावा उन पर बच्चों की पिटाई करने का भी आरोप लगा। लेकिन इससे पहले वो साइंस टीचर दुपट्टा ओढ़कर जमीन पर सोती नजर आईं। इसके बाद लोगों ने उनकी कार की तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनकी कार से शराब की एक बोतल बरामद हुई। बच्चे किसके भरोसे भेजेंगे? आज आश्वासन दो आप हमारे को। बच्चे तो स्कूल भेजो, कैसे भेजें? अगर मैडम आई हम नहीं भेजेंगे। हैरान करने वाला मामला सोलन जिले के नालागढ़ में मौजूद नवाग्राम में हुआ। वहां शराब की बोतल मिलने पर लोगों ने टीचर से पूछताछ शुरू कर दी और इस दौरान उन्होंने शराब पीने की बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने डिप्रेशन होने का दावा किया और इसी वजह से दवाई खाकर सोने की बात कही। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उनके पर्स की भी तलाशी लेने की मांग की और पर्स से सामान निकालने के दौरान लोगों ने उनसे पानी की बोतल खोलने को कहा। मैडम दारू है? दारू है मैडम। इस दौरान उनकी बोतल से शराब जैसी महक आने पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने आरोप लगाया कि वो टीचर पिछले 1 साल से शराब पीकर स्कूल आती हैं। इसके बाद लोगों ने उनके तबादले की मांग तेज कर दी। इधर मध्य प्रदेश के मंडला में स्कूली बच्चों और कुछ लोगों ने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए नेशनल हाईवे जाम कर दिया। उन लोगों ने उस नेशनल हाईवे पर स्पीड ब्रेकर और सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने सड़क जाम करके हंगामा किया और इससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सड़क की दोनों तरफ गाड़ियों की कतार दिखी। घंटों जाम में फंसे होने से लोग परेशान हो गए। इस दौरान स्कूली बच्चे सड़क के बीचों बीच धरने पर बैठे दिखे। उन्होंने पेड़ के तने रखकर सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी। मंडला जिले के मंगलगंज गांव के पास नेशनल हाईवे जाम होने की खबर मिलने पर प्रशासन के कई अधिकारी वहां पहुंच गए। इस दौरान धरने पर बैठे बच्चों और गांव के लोगों ने हाईवे पर स्पीड ब्रेकर और सीसीटीवी कैमरे लगवाने की मांग की। हालांकि समझाने के बाद वो सड़क से हटे, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर दोबारा धरना देने की चेतावनी दी। खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने वहां के बच्चों को भी दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने पाकिस्तान में बच्चों को आतंक की तालीम देनी शुरू कर दी और उनके मन में भारत के खिलाफ नफरत का जहर घोलना शुरू कर दिया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक वहां बच्चों को बाकायदा दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाया जाने लगा और उन्हें कच्ची उम्र में ही हथियार थमा दिए गए। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर और जैश के कमांडरों ने खास तौर पर बच्चों को ट्रेनिंग के लिए चुना, जबकि यही पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ये आरोप लगा रहा था कि भारतीय सेना ने आतंकियों के बहाने महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया। उधर पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकियों ने खुलेआम रैली करने का ऐलान कर दिया, वो भी लाहौर में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में आए लश्कर के आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने पाकिस्तान के लोगों से अपील की कि वो आतंकियों की इस रैली में शामिल हो। और ये रैली कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरों में एक लाहौर में होगी। इसका दावा खुद लश्कर आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया। 2 नवंबर को इतवार के दिन मीनारे पाकिस्तान में पूरे मुल्क को जमा करना इंशाअल्लाह। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने आशंका जताई कि 2 नवंबर को होने वाली इस रैली में लश्कर के कई टॉप कमांडर शामिल हो सकते हैं। दावा तो ये भी किया गया कि इस रैली के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना का ही दिमाग है, ताकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर एक बार लश्कर-ए-तैयबा को एकजुट किया जा सके। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि इस पर उनकी पैनी नजर रहेगी। इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 6 नवंबर को होने वाली शांति वार्ता से पहले पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान को धमकाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बॉर्डर वाले इलाकों में बेवजह तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया और अफगानिस्तान को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दे दी कि अगर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बॉर्डर पर तनाव जारी रखा तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा। Pakistan will respond resolutely if provocations continue in the future. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने ये बयान देकर तालिबान पर निशाना साधा, वो भी तब जब 6 नवंबर को दोनों देशों के बीच बातचीत होनी है। लेकिन पाकिस्तान ने इस बातचीत से पहले ही तालिबान को सीमा पर तनाव भड़काने और उकसाने वाली कार्रवाई करने का आरोप लगा दिया। उसने आरोप लगाया कि तालिबान के इशारों पर ही अक्टूबर महीने में अफगानिस्तान से लगने वाली उसकी सीमा के पास जमकर खून खराबा हुआ था। उधर रूस ने यूक्रेन के सुमी शहर में बम बरसाकर वहां तबाही मचा दी।
दावा किया गया कि वहां रूसी सेना ने न सिर्फ आसमान से बम बरसाए बल्कि ड्रोन से भी हमले किए। और इन हमलों से यूक्रेन के सुमे में इतने धमाके हुए कि वहां रहने वाले लोगों की जान पर बनाई। तेज धमाकों ने लोगों को दहला दिया। रूस ने जो बम बरसाए वो सुमे के रिहायशी इलाकों में गिरे। इन बमों से वहां ऐसी तबाही मची कि लोगों की जान हलक में आ गई। बिल्डिंगों में आग लग गई और उनसे डराने वाली लपटें निकलती दिखी। एक बिल्डिंग में तो ऐसी भीषण आग लगी कि दमकल विभाग के कर्मचारियों के भी पसीने छूट गए। वो क्रेन की मदद से बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल तक पहुंचे, लेकिन इस दौरान आसपास हो रहे धमाकों ने उनकी हिम्मत तोड़ दी। लेकिन इन धमाकों की जद में जो लोग आए उनकी जान बचानी भी जरूरी थी, इसीलिए दमकल विभाग के लोग अपने काम में लगे रहे। उन्होंने जलती हुई बिल्डिंगों के अंदर जाकर आग बुझाने की कोशिश की और इसके लिए पहले उन इमारतों को खाली कराया गया। सुरक्षा कर्मी और दमकल के जवान पूरी तेजी से लोगों को उनके घरों से बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते दिखे। इसके बाद उन्होंने फटाफट उन बिल्डिंगों में पानी के पाइप बिछाए जिनमें आग लग गई थी। जवानों ने तेजी से उन बिल्डिंगों में लगी आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ लोगों को बचाने के काम में भी तेजी बरती गई, क्योंकि रूस के हवाई हमलों से वो दहशत में आ गए थे। इसलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सका उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया गया। इधर कई घंटों तक हुई भारी बारिश के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां की सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया। दावा किया गया कि न्यूयॉर्क के कुछ इलाकों में तो करीब 70 साल बाद इतनी तगड़ी बारिश हुई और उसकी वजह से वहां की सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई। उन सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे दिखे। इसके अलावा पैदल चलने वाले लोगों के लिए तो घर से निकलना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि लोगों के मकानों के बाहर घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में जरूरत पड़ने पर लोगों को उसी पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। न्यूयॉर्क में कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई। इसकी वजह से वहां के कई इलाके डूब गए। हालात ऐसे हो गए कि वहां की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कई जगहों पर तो गाड़ियां घंटों तक एक ही जगह पर फंसी रहीं। उधर ब्रिटेन के शाही परिवार ने प्रिंस एंड्रयू से प्रिंस की उपाधि छीन ली। इसके साथ ही उन्हें विंडसर में मौजूद उनके आलीशान घर को भी खाली करने का आदेश दे दिया। प्रिंस एंड्रयू पर आरोप लगा कि साल 2001 में उन्होंने 17 साल की एक लड़की का यौन शोषण किया था और इन्हीं आरोपों की वजह से किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई से प्रिंस का खिताब छीन लिया। बकिंगम पैलेस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक प्रिंस एंड्रयू को अब एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाना जाएगा। अभी तक उन्हें प्रिंस एंड्रयू ड्यूक ऑफ यॉर्क कहा जाता था। प्रिंस एंड्रयू को आलिशान घर रॉयल लॉज भी खाली करना पड़ेगा। एंड्रयू का नाम लंबे वक्त से अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टेन से जुड़ा रहा है। उस पर नाबालिगों के यौन शोषण के आरोप थे। इसके अलावा एंड्रयू पर 2001 में 17 साल की एक लड़की के यौन शोषण के भी आरोप लगे। इधर भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से दूसरा T20 मैच हार गई। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में हुए दूसरे T20 मुकाबले में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 126 रनों का टारगेट दिया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट खोकर 13.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने एशिया कप की ट्रॉफी देने में देरी होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर बीसीसीआई मंगलवार को होने वाली आईसीसी की बैठक में सवाल उठाएगी। खबरों के मुताबिक एशिया कप की ट्रॉफी अभी भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के दफ्तर में ही रखी हुई है। उधर राजस्थान के जालौर में कुछ पुलिस वालों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कई महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को उनके घर से घसीट कर निकाल दिया। जानकारी के मुताबिक जिन महिलाओं की साथ बर्बरता की गई उनके घर को लेकर विवाद चल रहा था। बताया गया कि इलाके के ही एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो घर उनका है और इसी मामले को लेकर पहुंची पुलिस वहां रहने वाले लोगों को जबरदस्ती निकालती नजर आई। इस दौरान उसने कुछ महिलाओं को घसीट कर बाहर निकाला। इस कार्रवाई पर एक नाबालिग लड़की पुलिस वालों से भिड़ गई। इस बीच कुछ महिलाओं ने पुलिस वालों का विरोध किया और वो जमीन पर बैठ गईं। वो किसी भी कीमत पर अपने घर से जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने अपना काम जारी रखा। वो घर की बुजुर्ग महिलाओं को भी इसी तरह घसीटकर बाहर ले गई। और इस कार्रवाई के बाद उस परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने गलत तरीके से उनके मकान को खाली करवाया। परिवार ने थाना प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाए। हालांकि मामले पर पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन महिलाओं को घसीटकर निकाले जाने पर भड़के उस परिवार ने जिला कोर्ट में जाकर पुलिस की शिकायत कर दी। परिवार ने उनके घर पर कब्जे की कोशिश कर रहे लोगों और पुलिस के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया। इस घर की जो कब्जा था वो किसी अन्य व्यक्ति दिलाने के लिए पुलिस ने अनाधिकृत रूप से यहाँ पे प्रवेश करके लोगों के साथ में मारपीट की। उस घर से सभी लोगों को घसीटकर बाहर निकालने के बाद पुलिस ने दरवाजे पर ताला जड़ दिया।
इसके साथ ही घर खाली करवाने का विरोध कर रही 2 महिलाओं को उसने गिरफ्तार कर लिया। इधर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पार्किंग को लेकर हुए झगड़े के बाद कुछ लोगों ने एक दुकान के मालिक और वहां के कर्मचारियों पर हमला कर दिया। डरा देने वाली इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मारपीट करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर महज पार्किंग के लिए जमकर मारपीट करने का आरोप लगाया गया। वहां कुछ लोग अचानक फूलों की एक दुकान में पहुंचे और वहां के मालिक पर हमला कर दिया। उन लोगों ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला और फिर उन पर टूट पड़े। यही नहीं, जब दुकान के दूसरे कर्मचारी उनके बचाव में आए तो उन लोगों ने उन्हें भी पीट दिया। बताया गया कि हमला करने वालों की कार उस दुकान में खड़े एक स्कूटर से टकरा गई थी, जिस पर झगड़ा शुरू हुआ। इसी के बाद कार चला रहे व्यक्ति ने अपने कुछ साथियों को बुलाकर मारपीट शुरू कर दी। उधर यूपी के बरेली में एक व्यक्ति पर 16 साल तक गलत तरीके से पेंशन लेने का आरोप लगाया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया कि उसने अपने पिता की मौत के बाद 16 साल तक उनकी सरकारी पेंशन का लाभ उठाया। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने आरोपी से 75 लाख रुपए की वसूली कर ली। चेन्नई में ईडी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए धमकी दी गई। दावा किया गया कि केएन नेहरू केस की वजह से धमकी भरी ईमेल भेजी गई। जानकारी के मुताबिक ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु सरकार के मंत्री केएन नेहरू की एक कंपनी की जांच कर रही है। शेयर बाजार में जमकर मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स 465 अंक गिर गया तो निफ्टी लुढ़क कर 25,722 पर आ गया। इसकी वजह से निवेशकों के करीब 2 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सबसे ज्यादा गिरावट एफएमसीजी और आईटी इंडेक्स में रही, जबकि पीएसयू, बैंक और ऑयल एंड गैस सेक्टर में तेजी रही। इधर दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर एक और शीश महल बनवाने का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने दावा किया कि चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में पंजाब के मुख्यमंत्री कोठे की 2 एकड़ जमीन पर बनी आलीशान कोठी अरविंद केजरीवाल को मिल गई। बीजेपी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह दिल्ली में शीश महल बनवाया था, उसी तरह उन्होंने चंडीगढ़ में भी भव्य सरकारी कोठी में रहने की तैयारी शुरू कर दी। और अपने दावे को पुख्ता करने के लिए बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक बंगले की सैटेलाइट तस्वीर भी शेयर की। दावा किया गया कि दिल्ली का शीश महल खाली होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से भी शानदार शीश महल चंडीगढ़ में तैयार करवा लिया है और इसमें 7 स्टार स्तर की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। इसके साथ बीजेपी ने एक पोस्टर भी जारी किया, जिसमें उस बंगले के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर दिखाई गई और दावा किया गया कि अरविंद केजरीवाल ना तो मंत्री हैं और ना ही विधायक, फिर भी उनकी सुविधा के लिए उन्हें सरकारी बंगला दिया गया। हालांकि बीजेपी के इन आरोपों पर पलटवार करने में आम आदमी पार्टी ने देरी नहीं लगाई। उसने सोशल मीडिया पर किए गए हमले का जवाब सोशल मीडिया पर ही दिया और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के हमलों का जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि छठ पूजा के दौरान फर्जी यमुना की कहानी पकड़ी गई, इसीलिए बीजेपी बौखला गई है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बताया। उसके मुताबिक दिल्ली में बीजेपी ने प्रदूषण और क्लाउड सीडिंग को लेकर फर्जी दावे किए और जब उसका झूठ पकड़ा गया तो उसने गलत आरोप लगाने शुरू कर दिए। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल को बंगला मिलने की खबर को खारिज कर दिया। उधर पटना में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। संकल्प पत्र में एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एनडीए में शामिल तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और मंच से सभी ने मिलकर एनडीए का घोषणा पत्र जारी किया। एनडीए ने सरकार बनने के बाद 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया। गरीबों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने के साथ बिहार के 4 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने का ऐलान किया गया। बड़ी बात यह कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर घोषणा पत्र जारी करने के बाद एनडीए के नेता वहां से निकल गए। इसे लेकर महागठबंधन के नेताओं ने एनडीए पर हमला बोला। एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए। महागठबंधन के नेताओं ने एनडीए के घोषणा पत्र को हवा हवाई बताते हुए बिहार की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। उधर भारत और अमेरिका के बीच एक अहम रक्षा समझौता हुआ। भारत और अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए 10 साल के लिए एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये फैसला मलेशिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के बीच हुई बैठक में लिया गया। इंडियन नेशनल लोकदल ने युवा नेता करण चौटाला को पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के पद पर नियुक्त कर लिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने वरिष्ठ पदाधिकारियों से बैठक के बाद उनके नाम का ऐलान किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रोहिणी में अंतर्राष्ट्रीय आर्यन समिट 2025 में हिस्सा लिया। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150 साल पूरे होने के मौके पर उन्होंने एक सिक्का भी जारी किया। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चकबंदी के दौरान हुए झगड़े के बाद कुछ महिलाओं ने खुदकुशी की चेतावनी दे दी। उन महिलाओं ने चकबंदी विभाग पर महंगी जमीन के बदले सस्ती जमीन देने का आरोप लगाया और इसके खिलाफ वो चकबंदी विभाग के दफ्तर पहुंच गईं। और वो महिलाएं मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर में मौजूद चकबंदी विभाग के दफ्तर में हंगामा करती नजर आईं। इस दौरान उन्होंने एक अधिकारी को घेर लिया। स्टे उसी पे होता है जो न्यायालय में पेन चलती है, एप्लीकेशन पे कोई स्टे नहीं होता। वहाँ वो महिलाएं उस अधिकारी को एक आवेदन भी देती नजर आईं। उनके मुताबिक सड़क के किनारे की जमीन के बदले उन्हें दूर के इलाके में रेत वाली जमीन दी गई। हम चाहते हैं कि हमारी सड़क की कीमत की जो जमीन हमारी जहाँ थी, हमें उसी कीमत की जगह हमें वही मिलनी चाहिए। उन्होंने चकबंदी विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से एक ही जमीन 2 लोगों को दे दी गई। मुजफ्फरनगर के चकबंदी विभाग के दफ्तर में हंगामा करने वाली उन महिलाओं ने इस मामले में सुनवाई न होने पर आत्महत्या की चेतावनी दे दी और उन महिलाओं के हंगामे के बाद इस मामले को लेकर चकबंदी विभाग के अधिकारी ने कानूनगो से फोन पर बातचीत की। उन्होंने उन्हें जमीन की नपाई को रोकने का आदेश दिया। अगर ये नाम नहीं बंद करता है तो इसका रिपोर्ट ले आइए, इसको सस्पेंड करेंगे। उसको तुरंत उसको बता करके और लिख के ले आइए अगर नहीं बंद करता। मुजफ्फरनगर के चकबंदी विभाग के दफ्तर में प्रदर्शन करने पहुंची महिलाओं ने आरोप लगाया कि आदेश के बावजूद जमीन की नपाई नहीं रोकी गई।